श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। अनियतकालीन कार्यक्रम फोन पर चर्चा में आज हम बात करेंगे कोरोना से बचाव के तरीकों पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2020 से अनलॉक 2 के तहत विभिन्न गतिविधियों में छूट दी गई है। ऐसे में विशेषज्ञों की चिंता ये भी है कि इस समय लोगों को पहले से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि देखने में ये आ रहा है कि लोग धीरे धीरे कोरोना महामारी के प्रति और लापरवाह होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर हमें गंभीरता से सोचना विचारना चाहिए और इस संबंध में प्रामाणिक और पुख्ता जानकारी एक दूसरे के साथ साझा भी करना चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुरभि से, जो कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य और चिकित्सा का काम लगभग 17 वर्षों से कर रही हैं और फिलहाल पड़ोसी नेटवर्क से जुड़कर लोगों के बीच कोरोना बचाव कार्यों में भी अपना योगदान दे रही हैं। तो उनसे हम आज बात करेंगे कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों के बारे में, साथ ही उन 6 हथियारों के बारे में जिसे पड़ोसी नेटवर्क द्वारा लोगों के बीच प्रचारित किया जा रहा है। तो डॉक्टर सुरभि, आपका स्वागत है सहकार रेडियो में। सबसे पहले अपने बारे में और पड़ोसी नेटवर्क जो एक मुहिम चल रही है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। धन्यवाद पवन। मैं सुरभि हूँ और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी। और हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों से 1-2 सप्ताह से जी एक पड़ोसी नेटवर्क है जो कुछ साथियों ने मिलकर बनाया हुआ है। ये कोई एनजीओ नहीं है जी। उन्होंने केवल कोरोना महामारी से बचने के उपाय लोगों को समझाने के लिए इस नेटवर्क को बनाया हुआ है। उससे जुड़ के हम लोग जी इस बारे में चर्चा करते हैं और इस ग्रुप से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकते हैं। गूगल पे एक फॉर्म होता है पड़ोसी नेटवर्क का, उसको भर के आप लोग भी इससे जुड़ सकते हैं और फर्स्ट हैंड जानकारी ले सकते हैं। जी जी जी। तो ये जो 6 हथियार कोरोना से लड़ने के हैं, जैसा कि हमने देखा भी कि अभी पिछली 1 जुलाई से हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ शर्तों के साथ लोगों के आवागमन और अन्य चीजों से एक एक करके रोक हटाई जा रही है। ऐसे में हमें किस तरह से इस महामारी से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जहां ना तो उतनी जागरूकता है और ना ही प्रशासनिक तंत्र उतना पुख्ता है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय और तैयारियां करने की जरूरत है? हाँ, ये बिल्कुल देखने में आ रहा है कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है, अनलॉक पहला वाला जब हुआ था उस समय से ही देखा गया जी कि लोगों के मन में ये आया कि अब कोरोना उतना भयावह नहीं रह गया है। अब केवल शहरों में ये परेशानी आ रही है, हम लोग तो कुछ भी ऐसा देख नहीं रहे हैं जी। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कोरोना की बीमारी उतनी ही गंभीर है जितनी वो लॉकडाउन शुरू होने के समय थी जी। अनलॉक इसलिए नहीं हुआ है कि कोरोना अब कम हो गया है, अनलॉक इसलिए हुआ है कि लोग घरों में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, काम करना जरूरी है जी। केवल हम लोग अपने रोजगार तक फिर से पहुंच पाए उसके लिए अनलॉक हुआ है जी। और अब हम लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बीमारी के समय में अपने आप को बचाते हुए अपने रोजगार को करना है। तो पड़ोसी नेटवर्क किस तरह से लोगों के बीच बचाव के काम करता है, इसमें थोड़ा सा अगर संक्षेप में आप बता पाए तो बेहतर होगा। पड़ोसी का मतलब तो आप सभी समझते हैं। तो हम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसके आसपास के लोगों को भी हम लोग जागरूक करते रहें और जो भी जानकारी हम लोगों को पढ़ने से अलग अलग विशेषज्ञों से बात करने से मिलती है जी। उन जानकारियों को हम लोग अपने आसपास के लोगों को अपने पड़ोस में सबसे साझा कर सकें जी। इसके लिए ये नेटवर्क बना है जी। हम लोग ट्रांसलेट बना के सीधे बात करके ग्रुप में मीटिंग करके दूर बैठ के भी इन सारी जानकारियों को साझा करते हैं। कहाँ कहाँ पे आप लोग इस नेटवर्क के तहत किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कि किन राज्यों में या किन, अगर छत्तीसगढ़ में है तो किन जिलों में, ये इस पे इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो जुड़ने का काम होता है वो तो ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में जी। और फिर एक एक सदस्य अपने अपनी जगह पे अपने अपने काम की जगह पे इन जानकारियों को साझा करता है। तो ये महाराष्ट्र में भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग, कुछ साथी जुड़े हैं मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के।
अपनी अपनी जगह पे लोग अपना अपना ग्रुप तैयार कर रहे हैं, ऐसा इसमें कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 6 हथियार कोरोना से लड़ने के ये क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। अच्छा ठीक है, तो हम लोग इस बात से शुरू करते हैं कि कोरोना असल में क्या है। तो कोरोना आप लोगों को पहले से भी इसके बारे में सभी लोगों को काफी जानकारी है, केवल हम लोग वो जानकारियों को एक सूत्र में पिरो लेते हैं। तो देखिए कोरोना क्या है। कोरोना एक विषाणु से फैलने वाली बीमारी है और ये विषाणु हमारे शरीर में नाक, मुंह और आंखों के जरिए पहुंच सकता है। और जब ये विषाणु हमारे शरीर से एक बार पहुंच जाता है इन रास्तों से, नाक, मुंह और आंख के रास्ते से, तो कुछ समय तक ये नाक और मुंह में, गले में रहता है। अच्छा, उसके बाद ये फेफड़ों की तरफ बढ़ जाता है। ओके, ये कितने दिनों तक फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है? 2-3 दिन ही। अच्छा, इसका जो लक्षण पैदा करने का समय देखा गया है वो 3 दिन से लेके 2 हफ्ते और किसी किसी में 28 दिन भी देखा गया है, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा बहुत कम लोगों में देखा गया है। ज्यादातर लोगों में 2 दिन से 14 दिन के अंदर लक्षण आ जाते हैं। तो उस समय तक ये नाक, मुंह और गले में रहता है। ओके। और बीमारी ये जो तकलीफ पैदा करता है ये सबसे ज्यादा फेफड़ों में तकलीफ पैदा करता है। अच्छा। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके कारण बुखार आता है, खांसी होती है जी। और जुकाम होता है, छींकें आती है। तो हमारे जो 6 हथियार हैं वो इससे रोकथाम कैसे करते हैं वो आप देखिए। तो सबसे पहली चीज जो है वो नाक और मुंह को ढकना है। ओके। आंखों को ढकना भी अच्छा होता है, लेकिन हर समय हम लोग चश्मा तो नहीं लगा के रख सकते। तो सबसे ज्यादा हम लोग मास्क का उपयोग कर सकते हैं। और अभी तो सभी लोगों को पता है कि मास्क लगाना है। मास्क लगाने के लिए मास्क अच्छा है रुमाल और कपड़ा बांधने से, क्योंकि मास्क अपनी जगह पे टिका रहता है। रुमाल और कपड़ा खिसक जाते हैं, तो इसलिए और फिर हम उनको बार बार हाथ लगाते रहते हैं, रुमाल को और कपड़े को। मास्क रहने से हम लोगों को थोड़ी सचेतता रहती है कि इसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम अपने गंदे हाथ मास्क को लगाते रहेंगे तो मास्क ही संक्रमित हो जाएगा। तो इसलिए मास्क को अगर हमें छूना है तो पीछे की डोरी से ही केवल छूना चाहिए, सामने के हिस्से को छूना नहीं चाहिए। साधारण घर में मिलने वाले किसी भी कपड़े से, अगर सूती कपड़े से बनाए मास्क तो सबसे अच्छा होता है। साधारण सिलाई करके, हाथ की सिलाई करके, मशीन की सिलाई करके मास्क बना सकते हैं। और इसके लिए 2 परत कपड़ा होना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विषाणु कपड़े से अंदर घुस सकता है अगर पतला कपड़ा है तो ये जो सिंगल परत के बहुत सारे मास्क देखने में आते हैं, तो क्या वो सुरक्षित नहीं है, आप ये कह रही हैं? हाँ, अगर मतलब वो कम सुरक्षित हैं। सुरक्षित तो है, सुरक्षित तो एक पतला कपड़ा भी सुरक्षित है थोड़ा सा, लेकिन जितनी परत बढ़ती जाती है, जैसे 3 परत के मास्क को सबसे अच्छा माना गया है। इससे ज्यादा परत अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पतला कपड़ा हो, 3 परत हो, बहुत अच्छा होगा। तो अगर आसपास किसी को संक्रमण नहीं है, ये हम लोग पता नहीं कर सकते, क्योंकि देखा गया है कि बिना किसी लक्षण के भी संक्रमण लोगों के अंदर पाया गया है। और ऐसे लोग जिनमें लक्षण तो नहीं है लेकिन कोरोना की बीमारी है, संक्रमण उनसे भी फैलता है। तो हम लोग सुरक्षित कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे आसपास में कोई छींक रहा है, खांस रहा है, किसी को बुखार है, तब तो हम लोग अपने बचाव करने की सोचेंगे। हाँ। पर कोई कोरोना को लिए हुए तो है, लेकिन कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है उसका, तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी किसी के संपर्क में आते हैं तो मास्क लगाए हुए होने चाहिए। बिल्कुल। अब ये है कि हम कब किसी कपड़े का मास्क पहने और कब, आपने सुना होगा एक सर्जिकल मास्क होता है। सर्जिकल मास्क कहते हैं जो अस्पतालों में पहने जाते हैं और वो खास तरह की मशीन की बनावट के होते हैं। सर्जिकल मास्क कैसे अलग होता है कि उसके अंदर एक रेशेदार परत होती है जो कि बुनाई की हुई नहीं होती है। ओके। तो घनी परत होती है और इसलिए ऐसा समझा जाता है कि वो विषाणु को ज्यादा रोक लेती है, इसलिए उसको ज्यादा सुरक्षित समझा गया है। लेकिन हर एक व्यक्ति हम में से मेडिकल स्टोर तक तो नहीं पहुंच सकता, बार बार सर्जिकल मास्क तो नहीं खरीद सकता। दूसरी बात है कि सर्जिकल मास्क जल्दी खराब हो जाते हैं, हम उन्हें धो के दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जबकि हमारे जो अपने सूती कपड़े के बने हुए मास्क हैं, उन्हें हम साबुन पानी से अच्छी तरह से धो के और धूप में सुखा के दोबारा उपयोग कर सकते हैं जी, लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ग्रामीणों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि वो कपड़े का ही बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और वो कई अगर परत का हो तो बेहतर है और बेहतर है। हाँ, तो जब भी मास्क को छुए तो डोरी पर से छुए। जो हिस्सा कपड़े का है वो नाक और मुंह को ढके हुए, बांधते समय नाक से लेके ठुड्डी तक ढका होना चाहिए। ओके। और फिर उस हिस्से को हाथों से छूना है, क्योंकि हमारे हाथों से ही संक्रमण हम मास्क से ले जा सकते हैं और फिर वो मास्क से नाक, मुंह और आंख में पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो दिन भर उपयोग करने के बाद उस मास्क को साबुन पानी से धो के सुखा देना है। जब अच्छी तरह से सूख जाए तो फिर उपयोग करना है। ये ध्यान रखना है कि हमारा मास्क गीला ना रहे। ओके। क्योंकि गीले कपड़ों पे जीवाणु पनप जाते हैं, फफूंद पनप जाती है जी। जैसे हम लोग गीले कपड़े पहनते नहीं है, उसी तरह से गीला मास्क भी नहीं पहनना चाहिए। कई लोगों का कहना ये है कि हम लोगों के पास 3 मास्क होने चाहिए कपड़े के एक समय में, जिससे हम एक पहने और एक धो के सुखा दें, और एक बरसात के समय के लिए अतिरिक्त होना चाहिए कि अगर ज्यादा लगातार पानी बरस रहा हो और हमारा मास्क न सूख पाए तो अगले दिन के लिए हमारे पास एक मास्क होना चाहिए। अब क्योंकि ये घरेलू कपड़ों से या घर में पहने हुए उपयोग किए हुए कपड़ों से भी बनाए जा सकते हैं, तो हम अधिक मास्क भी रख सकते हैं। हाँ, तो ये मेहनत करने की ही बात है। अगर किसी को परेशानी हो गई है, सर्दी खांसी बुखार में से कोई भी परेशानी हुई है और हम अस्पताल में दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम सर्जिकल मास्क पहन के जाएं, जिससे हमारे अंदर जो विषाणु है जब हम छींके खांसे तो वो बाहर निकल ना पाए, जिससे और लोगों को संक्रमण ना हो। तो लक्षण नहीं है तो सूती कपड़ा, सूती मास्क पहन ले, लेकिन अगर सर्दी खांसी बुखार है तो सर्जिकल मास्क पहने हम लोग तो अच्छा होगा, जिससे हमारा परिवार और हमारा आसपास भी सुरक्षित रहे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला जो एक स्टेप है कोरोना से लड़ने का, मास्क को लेकर के था। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर ये बात पूरी हो गई है तो डॉक्टर सर भी। हाँ जी, हाँ, ये बात पूरी हो गई। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो चरण है वो है शारीरिक दूरी बनाने का। ओके। तो शारीरिक दूरी के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फुट की दूरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में होना चाहिए। अब ये दूरी क्यों होना चाहिए कि कोरोना का जो विषाणु किसी बीमार व्यक्ति के छींकने या खांसने से निकलता है, वो 2 मीटर तक ही उछल के जा पाता है। अच्छा। उसके बाद वो नीचे गिर जाता है जमीन पे या आसपास जो भी सतह है, जो भी सामान है उस पे वो गिर जाएगा। मान लीजिए हम पास में हैं बीमार व्यक्ति के, तो हमारे ऊपर गिर जाएगा। पर अगर हम 6 फुट दूर हैं या 2 गज दूर हैं तो वो हमारे ऊपर नहीं गिर पाएगा। तो इसलिए हमारे संक्रमित होने का खतरा कम हो जाएगा। बिल्कुल। ये 2 गज हम कई बार लोग नाप नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो क्यों, कोई अंदाजा हो सकता है इसके लिए? क्या कर सकते हैं उसके लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा अंदाजा है उसके लिए कि 2 लोग अपने हाथ फैला के खड़े हो जाए और दोनों का हाथ आपस में छू ना पाए, तो लगभग 2 गज हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कम पर 2 गज हो जाएगा। ओके। आपने शारीरिक दूरी शब्द इस्तेमाल किया, जबकि आमतौर पे लोग उसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो पड़ोसी नेटवर्क के लोग ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? ये हमारे श्रोताओं को जरूर जानना चाहिए। तो इसमें क्या है, सामाजिक, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सामाजिक दूरी। तो हम लोगों को किसी समाज को दूर नहीं करना है, क्योंकि ये भेदभाव हमारे समाज में पहले से भी रहा है, ये कुरीति रही है। तो कोरोना के काल में उस कुरीति को बल नहीं मिलना चाहिए। और कोरोना से बचने के लिए तो केवल 2 व्यक्तियों को शरीर से ही दूर रहने की जरूरत है। हाँ, सही। तो अब जबकि हम लोग अनलॉक 2 के बाद की स्थिति में हैं जी, और अपने अपने काम पे वापस लग चुके हैं, उस समय में शारीरिक दूरी बहुत ही जरूरी हथियार है कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए।
एक और व्यवहारिक दिक्कत समझ में आती है, जैसे कि नरेगा के तहत लोग काम करते हैं या फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता नहीं कि ये शारीरिक दूरी का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे का, क्योंकि अगर वो कोई व्यक्ति फावड़े से मिट्टी भर रहा है और दूसरे व्यक्ति को वो उठाकर दे रहा है, तब तो वो शारीरिक दूरी नहीं बना पाएगा। ऐसे में कोई तरीका है या इसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, पड़ोसी नेटवर्क में इसके लिए भी तैयारी की हुई है, इसके बारे में बताने के लिए। इस पे भी हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं कि काम की जगह पर, जैसे आपने मिट्टी खुदाई वाली बात कही है, इसके लिए जो 2 तरीके मैं अभी अपने बात में थोड़ा छोटे से मैं जोड़ सकती हूँ। उसमें एक तरीका ये होता है कि जो व्यक्ति भर रहे हैं मिट्टी, वो उठाकर नहीं देंगे। अच्छा, ओके। वो केवल उसमें तसले में मिट्टी को भर देंगे और फिर एक गज दूर जाके खड़े हो जाएंगे। ओके। जो व्यक्ति तसला उठाने आएंगे उनकी तरफ मुंह करके वो नहीं खड़े होंगे, उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। ओके। जो व्यक्ति तसला उठाने आएंगे वो पहला तसला छोड़ के दूसरा तसला लेके चले जाएंगे। उनके जाने के बाद वो व्यक्ति फिर अपनी जगह में आकर मिट्टी भरेंगे। तो थोड़ा सा काम धीमा हो जाता है जबकि हम इन उपायों का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षित हो जाता है। अब 100% सुरक्षा तो N95 मास्क भी नहीं दे पा रहा है, 95% ही दे पा रहा है। सही। तो हम लोग यथासंभव सुरक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई शारीरिक दूरी की बात, और अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगला कौन सा स्टेप है कोरोना से बचाव का, वो हमें बताएं आप। अच्छा, तो अगला स्टेप है हर 2 घंटे में हाथ की सफाई करने का। अच्छा। हाँ, अब ये इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि अगर कोई बीमार व्यक्ति छींकता या खांसता है, तो उससे निकलने वाले विषाणु 6 फुट के अंदर कहीं पे गिर जाएंगे, बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमारी खांसी या छींक से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती। तो वो जब आसपास कहीं गिर जाती है और वहां पे हमारा हाथ लग सकता है, वो हमारे कपड़े हो सकते हैं या आसपास रखी हुई कोई टेबल हो सकती है, या कोई दरवाजा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे हमारा हाथ लगता रहता है, इसलिए, और हमें पता भी नहीं होता है कि कौन व्यक्ति बीमार है। जी। तो इसलिए हमें हर 2-2 घंटे पे तो जरूर हाथ धो लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर संपर्क में आते हैं तो उस बीच में जल्दी भी हाथ धो लेना चाहिए। और हाथ धोने के लिए 40 सेकेंड तक हाथ धोना अभी कह रहे हैं। शुरुआत में लोग कह रहे थे कि 20 सेकेंड तक धोएं साबुन और पानी से, लेकिन अभी कह रहे हैं कि 40 सेकेंड तक। और हाथ धोने का तो खास तरीका भी है, पर अगर हम देखें तो हाथ की हर एक सतह को घुमा घुमा के साफ कर लें। ओके। तो अगर हम लोग साबुन और पानी से हाथ धोते हैं तो कोरोना का विषाणु जहाँ जहाँ पर चिपका होता है, जो हाथों में उंगलियों के बीच बीच में जो छुपने की जगह है जहाँ पे वो चिपका रह सकता है, साबुन के झाग से वो अपनी जगह से हट जाता है। अगर हम बहुत जल्दी से धो देते हैं तो अपनी जगह से हट नहीं पाता है और पानी से धुल नहीं पाता है। और इतनी देर तक धोने से साबुन के कारण अगर हाथों में चिकनाई है तो वो ढीली पड़ जाती है, अपनी जगह से छूट जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ हमारा तीसरा चरण, और चौथा जो हमारा चरण है उसकी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये चरण है हमारे आसपास की जो सतहें हैं जिनसे हम हमेशा गुजरते हैं, जैसे टेबल, जमीन या दरवाजों के हैंडल, जिनको हम बार बार छूते रहते हैं, इनको बीच बीच में साबुन पानी के घोल से या फिर हमारे पास अगर क्लोरीन घोल है तो उससे साफ करते रहना चाहिए। ओके। तो ये क्लोरीन का घोल ही क्या ये लगभग कितना सस्ता पड़ता है साबुन की तुलना में या सर्फ की तुलना में, अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो? क्लोरीन घोल बेहतर इसलिए है कि उसमें जीवाणु नाशक गुण है। साबुन और पानी केवल जीवाणु को हटा सकता है अपनी जगह से, वो कितना मार सकेगा उसको ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि ये साबुन से सस्ता होता है, काफी सस्ता ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और उसमें से भी, पैकेट में से भी हम लोगों को केवल 15 ग्राम ही उपयोग करना है, तो ये सस्ता होता है। जब हम क्लोरीन घोल बनाएंगे तो उसको घर में बाकी लोगों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि अगर धोखे से कोई इसको पी लेगा तो ये जानलेवा हो सकता है।
ओके, अच्छा। तो डॉक्टर सुरभि, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा विकल्प था, सतह पर चीजों की साफ सफाई की बात है। तो अगला स्टेप क्या है हमारी जो कोरोना महामारी से लड़ने का, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। तो हमारा 5वां हथियार है कि जो बीमार व्यक्ति है, जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर बुखार है, इन्हें हम अलग रखें बाकी लोगों से, क्योंकि संक्रमण दूसरे लोगों में पहुंच नहीं पाएगा उससे। तो फिर इनसे केवल 2 मीटर की दूरी बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। फिर अच्छा होगा कि इन्हें हम, अगर ये हमारे घर में कोई व्यक्ति संक्रमित है तो हम इनको अलग कमरे में रखें, लेकिन इसके लिए फिर इनको अलग शौचालय भी आवश्यक होगा। और अगर हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए हमारे घर में एक अलग कमरा नहीं है, तो फिर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारे समुदाय के लिए जो व्यवस्था की गई है पंचायत से, फिर हम वहाँ पे इनको रखें। तो ये तो हमारे 5 जो बहुत ध्यान देने वाली चीजें थी वो हमने बात कर ली। छठवां और आखिरी जो हमारी चर्चा का विषय है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो वो छठवीं चीज कौन सी है जिससे हमें ध्यान देना है या एहतियात बरतनी है, वो हमें श्रोताओं को बताइए। छठवां हथियार है कि जिन व्यक्तियों को जोखिम ज्यादा है इस बीमारी के पकड़ने का, उन व्यक्तियों को ही सुरक्षित रखा अच्छा, खास ध्यान देते। तो अब ऐसे व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र अधिक है। अधिक उम्र का मतलब है 65 साल से अधिक की उम्र। अच्छा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 वर्ष से ऊपर के लोग भी खतरे में होते हैं। ओके। पर ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको तो निश्चित रूप से हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे लोग जो लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनका कुछ उपचार चल रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है, या फिर जिन्हें शक्कर की बीमारी है, मतलब डायबिटीज है, या फिर दमा की बीमारी है, क्योंकि वो तो सांस के रास्ते की भी परेशानी है, फिर या फिर HIV से संक्रमित लोग, और या फिर बहुत कमजोर जो लोग हैं, कुपोषित लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बाकायदा लिस्ट बना के अपने गांव के गांव और उन लोगों को सुरक्षित रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, उनके लिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि उनकी दवाओं की व्यवस्था भी हमें देख लेनी चाहिए, कि उन्हें दवाएं लेने के लिए खुद से बाहर न जाना पड़े। तो उनकी व्यवस्था करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं है कि वो लोग हमारे परिवार के ही हैं। तो इसके लिए तो होगा कि वो घर में ही सुरक्षित रहे, पर अगर हमारे घर में इस तरह से अलग कमरा ना हो या किसी व्यक्ति के घर में ना हो, तो फिर ग्राम स्तर पे या पंचायत के स्तर पे व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने की ये है कि जब किसी बीमार व्यक्ति को हम अलग कमरे में रखें तो उनके संपर्क में परिवार का एक ही व्यक्ति ज्यादा आना चाहिए, और वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि स्वस्थ हो और बहुत ज्यादा उम्र वाला ना हो। तो ये तो हो गए हमारे 6 हथियार जो हम कोरोना महामारी के खिलाफ हमें इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा अगर कुछ बात तो इस बीच छूट गई है डॉक्टर सुरभि, तो वो भी हमारे श्रोताओं को आप बता सकती हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के बारे में जो अभी विशेषज्ञों की राय है वो ये है कि अगले करीब 1 या 1.5 साल तक हम लोगों को इस बीमारी से जूझना पड़े। हालांकि ये एक नए किस्म की बीमारी है, तो इसके बारे में दावे के साथ कोई भी विशेषज्ञ कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा कि हम अपना बचाव इन 6 हथियारों से लैस होके करते ही रहें, और इससे बचना ही अभी सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इसकी दवा अभी तक सच्चे रूप से कोई भी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरभि हमसे बात करने के लिए। और कोरोना महामारी चूंकि वैश्विक स्तर की महामारी है और ये एकदम नई बीमारी है, उसकी दवा अभी तक नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि सावधानी ही बचने का तरीका है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस पूरी चर्चा का लाभ उठाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इन चीजों के प्रति जागरूक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए डॉक्टर सुरभि। धन्यवाद पवन, सहकार रेडियो के माध्यम से श्रोताओं को कोरोना से संबंधित जानकारी देने का मौका देने के लिए।
और उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।